हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आपने पहले व्याकरण खंड के दो भाग किए गए थे, भाग नंबर 1 जिसके अंदर आपको स्वर और दूसरा व्यंजन के बारे में बताया गया था। उसके बाद में हमने कहा था कि आपसे जल्द ही रूबरू होंगे और शब्द कराएंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है व्याकरण खंड 3, या हम इसको कहते हैं पार्ट नंबर 3 का शब्द। अब यहां प्रश्न नंबर 1 होता है भी शब्द कहते किसे हैं। आपने इससे पहले एक बार देखा पढ़ा था विवरण आपको बताया गया था वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके आगे खंड या टुकड़े न किए जा सकते वो होता है वर्ण। और वर्ण का जो थोड़ा सा ऊपर का जो भाग होता है वो होता है शब्द। यहां क्या कहेंगे कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। यानी हम यहां लिखेंगे परिभाषा वर्णों के सार्थक समूह। यानी यहां एक क्वेश्चन ये है भी सार्थक क्या होता है। सार्थक होता है जिसका अर्थ निकलता हो। जैसे हम यहां लिख दें कमल, यहां आपको पता चल जाएगा कि कमल कोई विशेष वस्तु है या कोई भी जिसका अर्थ निकल रहा है भी कमल। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब प्रश्न नंबर 2 आता है शब्द के कितने भेद हैं। तो वैसे मुख्य तौर पर आपने पहले भी पढ़ा होगा शब्द के मुख्य 2 ही भेद होते हैं। एक तो सार्थक होता है और एक होता है निरर्थक। अब देखिए सार्थक क्या होता है, यहां हम यहीं स्टार्ट करते हैं। सार्थक शब्द वो होते हैं जिनका कोई सही अर्थ निकलता हो, यानी जिसका उचित अर्थ निकलता हो। और निरर्थक क्या होते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता हो। अब एक क्वेश्चन आपको मैं यहां एक उदाहरण के माध्यम से बताता हूं। उदाहरण है जैसे आपने घर में कई बार मेहमान आते हैं, उनके हम आओ भगत करते हैं, स्वागत करते हैं। उस स्वागत के अंदर आपने भी देखा होगा कई बार ऐसा बोला गया है कि बेटा जाओ पानी पूनी लेके आओ। अब यहां पानी तो ठीक है लेकिन पूनी क्या होता है इसका कोई अर्थ नहीं है। इसी प्रकार चाय चू, यानी चा चू ले आओ। चा तो ठीक है, चाय के लिए संबोधन हो गया, लेकिन ये चू क्या है कोई पता नहीं है। तो यानी ये होते हैं निरर्थक शब्द। अब यहां पर जो आधुनिक व्याकरण के अंदर आपको चलते हैं वैसे मुख्य तौर पे सार्थक और निरर्थक 2 ही होते हैं, लेकिन हम यहां पर इसको 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन कौन कौन से हैं इस चित्र के माध्यम से आपको बताया जाएगा। सबसे पहले होता है उत्पत्ति या उद्गम। ये एक ही बात है। उत्पत्ति होता है उत्पन्न होना, उद्गम यानी जिस स्थान से वो पैदा हुआ है। अब यहां पर क्या होता है कि इसका चार्ट हम बना लेते हैं। क्वेश्चन बन जाएगा शब्द की जो उत्पत्ति है वो कहां से हुई, इसके बाद इसके कितने भागों में विभाजित हो गया। तो यहां पर हम इसको करेंगे। ये उत्पत्ति है, इसके 5 भेद हो जाते हैं। कितने भेद हो जाएंगे? 5। अब प्रश्न बनता है 5 भेद कौन कौन से हैं। 5 भेद नंबर 1 तत्सम, नंबर 2 हो जाएगा तद्भव, नंबर 3 देशी विदेशी, और एक होता है संकर। तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी और संकर। ये तो हो गए अपने उत्पत्ति के आधार पर। अब आता है दूसरा इसका नंबर 2 भाग व्युत्पत्ति। या बनावट। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। नंबर 1 और यहां पर आ गया नंबर 2। नंबर 2 के अंदर देखो अब व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होंगे?
इसके तीन भेद होंगे, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब आता है नंबर 3, प्रयोग या अर्थ के आधार पर। शब्द के भेद। अब देखो नंबर ये 3 आ जाता है, प्रयोग या अर्थ के आधार पर। अब देखो यहां पर आपने देखा होगा प्रयोग कैसे हैं, अर्थ उसका कैसा है, कहां कहां प्रयोग करते हैं। देखिए आपने सुना होगा कभी, नंबर 1 होता है पर्यायवाची, एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। अब ये देखो आप, पर्यायवाची, एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। या कई बच्चों ने ऐसे पूछा था कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कैसे, जैसे आपने पहले पढ़ते भी हैं, आप छोटी क्लास में पढ़ा भी होगा, जैसे साथ पढ़ने वाला सहपाठी। इसी प्रकार इन्होंने कहा कि भी सम, श्रुति सम, एक दो बच्चों ने कमेंट किया था भी श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द है, इसी का पार्ट होता है क्या, इसी का पार्ट होता है, ये आधुनिक युग में चल रहा है। तो उन्होंने पूछा था सर ये शब्द होते कौन से हैं। तो आपको एक ही उदाहरण बताता हूं, बाकी पूर्ण देखने के लिए आप हमारा जो YouTube चैनल है वो देखते रहिए। इसके अंदर कौन कौन से थे, जैसे मैं आपको एक ही उदाहरण देता हूं, ये होता है दिन और ये होता है दिन। इन दोनों में देखिए उच्चारण के अंदर कोई ज्यादा फासला नहीं है, न भेद है। यहां क्या किया है कि ई की जो मात्रा है, द के एक बार आगे और एक बार पीछे, यानी कहने का अभिप्राय, एक बार जो पुराने जो विद्यार्थी थे वो कहते थे छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा, देसी भाषा में जो हम बोलते हैं, यहाँ जो देसी भाषा है वो बताया भी गया आपको। तो अब देखिए इस आगे पीछे से क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है, इसके आगे पीछे होने से देखिए क्या हो जाएगा। अब देखिए दीन मैंने होता है गरीब और ये दिन होता है दिवस, यानी ये तो डे हो गया, ये पुअर हो गया। अब देखो एक मात्रा के ही अंदर से कितना बदलाव हो गया, यानी सब कुछ बदल गया। अभी एक बच्चे ने पूछा था कि जी चित्ता और चीता में अंतर क्या है, चीता और चीता। अभी कमेंट आया था, बोले जी ये भी बताना अभी अभी चीता और चीता में क्या अंतर है। तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ये एक एनिमल पशु का नाम हो गया और ये चीता हो गई। जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसके लिए संबोधन किया जाता है। लेकिन मैं यहां पर एक चीज और बताता हूं आपको, अगर यहां चिंता, मेरे हिसाब से चिता और चिता दोनों से जो भयंकर होती है वो चिंता होती है। जिस व्यक्ति को चिंता होती है ना उसकी चिता बन जाती है भाई। तो मनुष्य चिंता मुक्त रहना चाहिए। इसके बाद आपके जो नंबर 4 आता है, नंबर 4, यहां नंबर 4 आपके लिए, इसको हम कहते हैं व्याकरण के आधार पर शब्द के भेद, या हम प्रयोग के आधार पर, व्याकरण के आधार पर इसके है 2 भेद हैं। व्याकरण के आधार पर 2 भेद कौन कौन से हैं आपने पहले पढ़ा भी होगा। विकारी एक होता है और एक होता है अविकारी। अब प्रश्न उठता है विकारी और अविकारी क्या होते हैं। कोई अपने कमेंट के अंदर बताए भी विकारी और अविकारी क्या होते हैं। विकारी वो शब्द होते हैं जो लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण अपना रूप बदल लेते हैं,
यानी उसमें परिवर्तन आ जाता है। और अविकारी वो शब्द होते हैं जो अपना रूप नहीं बदलते। इसके ऊपर डिस्कस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि जितने भी हमने ये शब्द के पार्ट लिखवाए हैं, जैसे आपको उत्पत्ति के आधार पर 5 पार्ट बताए गए, तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी, संकर, उनका भी हम नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसके अंदर इसका जिक्र करेंगे। तो अब यहाँ आता है विकारी। व्याकरण के आधार पर इसके 2 भेद हैं। अब आता है विकारी। विकारी आपको तो परिभाषा बताई गई, इसके बाद इसके कितने भेद हैं? इसके भी आगे 4 भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं? 4। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, यानी ये 4 भेद हो गए। व्याकरण के 2 भेद हैं, विकारी है विकारी। विकारी के 4 भेद है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इसके बाद आता है अविकारी। अविकारी के कितने भेद हैं? तो यहां पर आपको बताते हैं कि इसके 5 भेद है। पहले 4 भेद थे, इसके अंदर एक 5वां है, वो भी आपको बता दिया जाएगा। नंबर 1 होता है क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक है और ये निपात होता है, जो अभी इसके अंदर अविकारी शब्द के अंदर ही प्रयुक्त होता है। अब निपात होता क्या है? कई बार परिभाषा पूछ ली जाती है, निपात क्या है? तो आपको पता है कि ऐसा कोई वाक्य है, ऐसा कोई कार्य जो जिस एक ही शब्द पे ही अधिक बल दिया जाए, जैसे राम ने ही यह काम किया। यहां देखिए क्या है कि यहां पर जो कार्य है मुख्य तौर पर वो कौन कर रहा है कि यहां ही, यानी यहां ही है भी, ये जो कार्य है राम ने ही किया, यानी यहां पर जो अधिक बल दिया जाता है वो ही निपात होता है। तो आज का जो वीडियो है, आज के वीडियो में आपको जो करना है, शब्द के मुख्य 2 भेद होते हैं, उसके बाद शब्द को कितने भागों में वर्गीकरण किया जाता है उसके आपको भाग बता दिए गए हैं। एक बार इसके रिवीजन के लिए मैं आपको और बताता हूं। नंबर 1 होता है उत्पत्ति के आधार पर, जिसके हमने 5 भेद बताए, तत्सम, तद्भव, देशी और विदेशी, संकर। इसके बाद होता है व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति के आपको 3 भेद बताए गए थे, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। उसके बाद में आपको प्रयोग के आधार पर या अर्थ के आधार पर बताए गए थे। इसके अंदर आपको प्रायवाची, अनेकार्थी, एकार्थी, विलोम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, श्रुति, सम, भिन्नार्थक आदि शब्द बताए गए थे। उसके बाद है व्याकरण के आधार पर इसके 2 भेद हैं, विकारी और अविकारी। इसके 4 भेद हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी के 5 भेद हैं, क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध, विस्मयादि और निपात। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप अगर इस चार्ट को सही ढंग से प्रयोग कर लेंगे, इसका सही आप ज्ञान कर लेंगे, तो आपकी लगभग 45-50% व्याकरण है वो इसके अंदर क्लियर हो जाती है। क्योंकि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अनेकार्थी, एकार्थी, प्रायवाची, विलोम, इसके अंदर से बाकी कुछ नहीं। इसके बाद जो बचता है वो आपको अलंकार, समास और मुहावरे या लोकोक्तियां, कुछ चैप्टर बाकी रहता है। लगभग इसमें 50% है वो इस चार्ट के अंदर ही आपका क्लियर हो जाता है। तो मुझे आशा और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।